हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं और जिसका नाम है दोस्तों जिसका नाम है अम्ल सार एवं लवण। ठीक है, यानी चैप्टर नंबर 2 साइंस कक्षा 10 की साइंस जो है उसका चैप्टर नंबर 2 कक्षा 10 की साइंस का चैप्टर नंबर 2 अम्ल सार एवं लवण, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एसिड बेस एंड सोल्ट। एसिड बेस एंड सोल्ट। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसको आपको ध्यान पूर्वक समझते हुए चलना है। ठीक है, फिर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछें। और बच्चों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अभी भी हमारे चैनल पे लगभग 45% ऐसे स्टूडेंट हैं या ऐसे बच्चे हैं जो कि वीडियो देखते हैं लेकिन सब उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हमसे बहुत इतने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो बच्चों आप जल्दी से जाके और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। ठीक है, क्योंकि वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तो आप सभी जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा लगता है वीडियो तो इसको शेयर वेयर भी कर दिया करो बच्चों। ठीक है, ओके, तो आज का जो चैप्टर है हमारा वो है अम्ल सार एवं लवण। अम्ल सार एवं लवण यानी इंग्लिश में बोलते हैं एसिड बेस एंड सोल्ट। ठीक है, एसिड बेस एंड सोल्ट बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अब बच्चों ये जो चैप्टर है ना, इससे हमें बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है, जो कि ये जो चैप्टर है इससे हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी बहुत सारी घटनाओं की जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं आज का हम ये चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको दो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बताना चाहता हूँ। ठीक है, दो वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। सबसे पहला पॉइंट क्या है बच्चों, कि मैं यहाँ पर पॉइंट बता रहा हूँ कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद, भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद उसमें उपस्थित अम्ल या सारक के कारण होता है। ठीक है, यानी कि देखिए जो हम भोजन करते हैं एवरीडे लाइफ में हम भोजन करते हैं। ठीक है, तो जब हम भोजन करते हैं तो कभी कभार उसका हमें भोजन जो है उसमें कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका हमें खट्टा स्वाद लगता है, या कभी कभार हमें भोजन कड़वा महसूस होता है। ठीक है, जब हम बीमार हो जाते हैं ना तो हमें भोजन जो है ना कड़वा कड़वा सा लगने लग जाता है। सुना भी होगा आपने घर में। ठीक है, कि आज मुझे भोजन कड़वा लग रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद जो लगता है वो उसमें उपस्थित अम्ल या सारक के कारण होता है। ठीक है, या तो अम्ल की उपस्थिति होती है या फिर सारक की उपस्थिति होती है, तो इन दोनों के कारण ही हमें भोजन का खट्टा या कड़वा स्वाद लगता है। ठीक है, तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले बच्चों कि भोजन का खट्टा या कड़वा स्वाद लगने का क्या कारण है, तो हम कह सकते हैं उसमें उपस्थित, किसमें उपस्थित, भोजन में उपस्थित अम्ल या सारक के कारण ही हमें भोजन का जो स्वाद आता है वो या तो खट्टा लगता है या कड़वा हमें लगने लगता है। अब खट्टा कब लगेगा और कड़वा कब लगेगा इसको हम आगे समझेंगे। ठीक है, लेकिन अभी इतना याद रखिए कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद उसमें उपस्थित अम्ल या सारक के कारण होता है। ठीक है, भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद उसमें उपस्थित अम्ल या सारक के कारण होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? ओके बच्चों, अब दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, दूसरा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है और ध्यान सुनेगा कि अम्ल एवं सारक जो है परस्पर एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। यानी अम्ल और सारक जब एक दूसरे से लड़ाई करते हैं वो एक दूसरे का जो प्रभाव है उसको क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। ठीक है, यानी अम्ल एवं सारक जो है परस्पर एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। ठीक है, अम्ल एवं सारक जो है परस्पर एक दूसरे के प्रभाव क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। अब कैसे समाप्त करते हैं बच्चों, देखिए मान लेते हैं कि कभी कभार हम जिम में जाते हैं। ठीक है, या हम जिम में हमें बढ़िया दाल बाटी गुलाब जामुन वगैरह सब मिल गए। ठीक है, अब हम पेट भर के ये पता नहीं रखते कि हमें कितना खाना है और हम दाब के और अच्छी तरह से खा के आ जाते हैं। ठीक है, और जब घर पे आते हैं तो हमें एसिडिटी होने लग जाती है। एसिडिटी का मतलब समझ रहे हो, यानी पेट में गड़बड़ होने लग जाती है, पेट में जलन होने लग जाती है, पेट में दर्द होने लग जाता है और हमें खट्टी खट्टी डकारें आने लग जाती है। इस पोजिशन में हम क्या करते हैं बच्चों कि हम दुकान पे जाते हैं और इनो की थैली लाते हैं और उसको पानी में डाल के गटक लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हमने सारक अंदर ग्रहण किया। ठीक है, जो इनो होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, सारी प्रकृति होती है, तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं, सार ले रहे हैं। ठीक है, तो यानी जो अम्ल बना हमारे अमाशय में HCl जो हमारे होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनने लग जाता है। ठीक है, तो उस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव क्या करता है, वो समाप्त कर देता है और फिर हम वही नॉर्मल होने लग जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जो अम्ल और सारक है परस्पर एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। ये लाइन भी आपको याद रखनी है। तो दो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले दो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन आपको याद रखनी है कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद उसमें उपस्थित अम्ल या सारक के कारण होता है। और दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, दूसरा पॉइंट है कि
अम्ल एवं क्षारक जो है परस्पर एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर कि अम्ल क्या होता है। ठीक है, अम्ल क्या होता है, किसे कहते हैं अम्ल। ठीक है, अम्ल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। अम्ल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, एसिड बोलते हैं। तो ये अम्ल क्या होता है, किसे कहते हैं आखिरकार अम्ल। ठीक है, तो अम्ल को समझने के लिए हम इसके कुछ गुणधर्मों के आधार पर अम्ल को डिफाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले कह सकते हैं कि जो अम्ल होते हैं ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। यानी भोजन का खट्टा स्वाद आने का मतलब क्या है कि उसमें अम्ल की उपस्थिति है। किसकी उपस्थिति है, अम्ल की। तो अम्ल जो होते हैं ये स्वाद में कैसे होते हैं बच्चों, खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होंगे, खट्टे होंगे। ठीक है, पहला पॉइंट, अम्ल स्वाद में खट्टे होंगे। दूसरा आपको यहाँ पर ध्यान रखना कि जो अम्ल होते हैं ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। अम्ल जो होंगे ना इन नीले लिटमस पत्र को क्या करते हैं, लाल कर देते हैं। अब लिटमस पत्र क्या होता है इसको हम आगे समझेंगे, लेकिन अभी आप याद रखें कि जो अम्ल होते हैं नीले लिटमस पत्र को क्या कर देंगे, लाल कर देंगे। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टीज क्या, पहला गुण हमने क्या देखा कि जो अम्ल होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। दूसरा हमने क्या देखा, दूसरा हमने देखा कि अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। और एक और पॉइंट याद रखना है कि जो अम्ल हैं ये जलीय विलयन में आयनित होकर H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं। जो अम्ल होते हैं जलीय विलयन में आयनित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन बोले तो अगर हमें यहाँ पर हाइड्रोजन आयन बोल रहा हूँ, ठीक है, हाइड्रोजन आयन, तो हाइड्रोजन आयन कहने का मतलब क्या है, हाइड्रोजन आयन इसका मतलब क्या है कि H+ आयन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, H+ आयन की बात कर रहा हूँ। हाइड्रोजन आयन का मतलब क्या है, H+ आयन। ठीक है, तो यानी कि जो अम्ल है ये जलीय विलयन में आयनित होकर या अपघटित होकर के टूट करके H+ आयन देते हैं। ठीक है, तो तीन बातें आपको याद रखनी है अम्ल के बारे में। ठीक है, पहला अम्ल स्वाद में कैसे होंगे, खट्टे होंगे। दूसरा क्या याद रखना है, दूसरा हमें याद रखना है कि अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। और तीसरा क्या याद रखना है कि जो अम्ल जो है ये जलीय विलयन में आयनित होकर के क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी H+ आयन बच्चों देते हैं। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर क्लियर हो चुकी होगी। अब देखिए जो अम्ल है बच्चों, जो अम्ल जो है इसको हमने यहाँ पर दो भागों में बांटा है। अम्ल को यहाँ पर समझने के लिए हमने दो भागों में बांटा है। ठीक है, तो एक तो है यहाँ पर अम्ल को समझने के लिए कितने भागों में बांटेंगे हम, दो भागों में। ठीक है, यहाँ पर याद रखना अम्लों के प्रकार की बात करें तो अम्ल यहाँ पर दो भागों में हमने वर्गीकृत कर दिया है। एक तो होता है बच्चों कार्बनिक अम्ल, क्या होगा, कार्बनिक अम्ल। ठीक है, कार्बनिक अम्ल। और दूसरा हम यहाँ पर बात करेंगे खनिज अम्लों की। ठीक है, यानी कार्बनिक अम्ल, और दूसरा हम यहाँ पर बात करेंगे खनिज अम्ल की। ठीक है, कार्बनिक अम्ल और खनिज अम्ल, कार्बनिक अम्ल और खनिज अम्ल, कार्बनिक अम्ल और खनिज अम्ल। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये कार्बनिक अम्ल क्या होता है बच्चों। कार्बनिक अम्ल क्या होता है, किसे कहते हैं, कार्बनिक अम्ल। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ पर कहें कि पेड़ पौधों व जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों व जीव जंतुओं में प्राकृतिक रूप से, पेड़ पौधों व जीव जंतुओं में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्लों को, पेड़ पौधों व जीव जंतुओं में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो अम्ल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं बच्चों कार्बनिक अम्ल। भाई देखो इनको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, या तो ये जैसे पेड़ पौधे होते हैं उनसे जो फल प्राप्त होते हैं उनसे हमें प्राप्त होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जीव जंतुओं में भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, कैसे पाए जाते हैं हम इनके एग्जाम्पल भी देखेंगे अभी। ठीक है, तो लेकिन समझा क्या आपने कि पेड़ पौधों व जीव जंतुओं में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो अम्ल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं कार्बनिक अम्ल। क्या कहते हैं, कार्बनिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको कि पेड़ पौधों व जीव जंतुओं में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो अम्ल होंगे उनको हम क्या कहेंगे बच्चों, उनको हम कहेंगे कार्बनिक अम्ल। ठीक है, पेड़ पौधों व जीव जंतुओं में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्लों को कार्बनिक अम्ल कहते हैं। अब इसके कार्बनिक अम्लों के हम कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे, ठीक है, जैसे समझते हैं बच्चों। ठीक है, कि कार्बनिक अम्ल कौन कौन से होते हैं। ठीक है, वैसे होते बहुत सारे हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अगर अपन बात करें यहाँ पर तो जैसे कि सिरका। ठीक है, सिरका। अब सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों, तो इसमें पाया जाता है एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा, आपसे पूछा जाए कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो आपको बताना है कि एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। दूसरा अगर अपन बात करें यहाँ पर तो इमली। ठीक है, इमली का नाम सुना होगा बच्चों। अब इमली देखिए खट्टी होती है कि नहीं होती, होती है। तो इमली जो होती है इसमें होता है टार्टरिक अम्ल। ठीक है, टार्टरिक अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल होता है। ठीक है, इमली जो होता है इसमें कौन सा अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल होता है। इमली में कौन सा अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल होता है। इसके बाद आपसे पूछा जाए कि जैसे मान लो नींबू है, क्या है, नींबू है, या फिर कह सकते हैं कच्ची केरी, है ना, कच्ची केरी आम से प्राप्त होती है, या फिर हम कह सकते हैं संतरा। ठीक है,
संतरा खाए ना जिंदगी में, ओके बहुत बढ़िया, संतरा ना मौसमी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो यानी नींबू कहो या कच्ची केरी या संतरा, तीनों का एक साथ याद रख लेना। तो इसमें पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल, ठीक है। यानी इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि कच्ची केरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, ठीक है। तो इनमें सब में कौन सा पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। ओके, नंबर 4 पे अगर अपन बात करें तो नंबर 4 पे हम कह सकते हैं टमाटर, ठीक है। टमाटर का नाम सुना होगा, लाल लाल टमाटर, ठीक है। इनसे ब्लड खून बढ़ता है बच्चों, खाया करो ना। तो टमाटर जो होता है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो टमाटर है ना, टमाटर, टमाटर जो होता है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको बताना है ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। कौन सा? ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक है ना, ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक है ना, ऑक्जेलिक है ना, ऑक्सैलिक अम्ल इसमें पाया जाता है, ठीक है बच्चों। ऑक्सैलिक अम्ल इसमें पाया जाता है, किसमें? टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल इसमें पाया जाता है। नंबर 5 पे अगर हम बात करें तो नंबर 5 में हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जैसे चींटी का डंक है ना, चींटी, चींटी, चींटी का नाम सुना है ना, चींटी, लाल चींटी, लाल चींटी है ना, चींटी का डंक, या हम यहाँ पर कह सकते हैं नेटल का डंक है ना, नेटल, नेटल का डंक, नेटल का डंक, चींटी या नेटल का डंक। अब ये नेटल क्या होता है बच्चों, इसके बारे में हम समझेंगे, लेकिन अभी आप यहाँ पर याद रखिए। तो चींटी का डंक या नेटल का डंक, तो इसमें पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाएगा? फॉर्मिक अम्ल, या इसको हम कह सकते हैं बच्चों मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। मेथेनोइक अम्ल भी कह देते हैं, ठीक है। ये याद रखेंगे आप, मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। तो देखिए एक और यहाँ पर बात करते हैं 6 नंबर पे, दही। दही आपने खाया होगा तो खट्टा लगता है, तो दही में बच्चों लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, ठीक है। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखें बात, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखिए 5-6 यहाँ पर हमने कार्बनिक अम्ल देखे। तो जैसे सिरका है तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा जो इमली होता है इसमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू हो गया, कच्ची केरी हो गया, या संतरा जो है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा? सिट्रिक अम्ल पाया जाएगा। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। चींटी का डंक या नेटल का डंक जो होता है इसमें क्या? देखिए नेटल कोई यहाँ पर जीव जंतु नहीं है, ये एक पौधा है। क्या है? एक पौधा है, शाकीय पौधा होता है, जो कि हम कह सकते हैं जंगलों में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? जंगलों में। तो इसमें जो पत्ते होते हैं ना, इन पर हम कह सकते हैं कि जो पत्तों पर कांटेनुमा बाल होते हैं, कांटेनुमा बाल होते हैं। जब ये चुभ जाते हैं तो फिर वहां पर एक अम्ल छोड़ते हैं, उसका नाम है फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। तो चींटी का डंक या नेटल का जो डंक है ये फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल इसमें पाया जाता है। दही, दही जो होता है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो हमने देखा कि जैसे मान लो चींटी क्या हो गया? जीव हो गया। इसी प्रकार टमाटर जो है ये सब क्या है? पादपों से, पौधों से प्राप्त हो रहे हैं। तो हमने कहा यहाँ पर कि पेड़ पौधों व जीव जंतुओं में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्लों को हम क्या कहते हैं? कार्बनिक अम्ल कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखेंगे बच्चों कि जितने भी ये कार्बनिक अम्ल है, जितने भी ये कार्बनिक अम्ल है ना, जितने भी ये कार्बनिक अम्ल है, ये सभी दुर्बल अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल। अब सर ये दुर्बल अम्ल क्या होता है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। जब हम पीएच स्केल पढ़ाएंगे आपको, जब पीएच स्केल पढ़ाएंगे तब हम दुर्बल अम्ल की बात करेंगे, ठीक है। तो यानी जितने भी कार्बनिक अम्ल है, जितने भी कार्बनिक अम्ल होते हैं, ये सब क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं, ठीक है। तो आपसे दुर्बल अम्ल का नाम पूछा जाए तो आप बता सकते हो एसिटिक अम्ल हो गया, इस प्रकार से आप बता सकते हो, ठीक है। तो बच्चों याद रखना आप कि कार्बनिक अम्ल ये सारे हैं, तो आपको ये सारे याद रखना है, ठीक है। तो सिरका में एसिटिक अम्ल हो गया, इमली में टार्ट्रिक अम्ल हो गया, नींबू, कच्ची केरी, संतरा में सिट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, चींटी का डंक या नेटल का डंक में फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल होता है, और दही में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है बच्चों, ठीक है। ओके जी, तो ये तो हो गया हमारा कार्बनिक अम्ल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कार्बनिक अम्ल में क्या याद रखेंगे? जितने भी कार्बनिक अम्ल होते हैं ये सब क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। दुर्बल अम्ल क्या होंगे? इनको हम आगे पढ़ेंगे जब पीएच स्केल आपको पढ़ाया जाएगा बच्चों, ओके। ओके, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि खनिज अम्ल क्या होते हैं बच्चों। खनिज अम्ल क्या होते हैं, ठीक है। खनिज अम्ल क्या होते हैं? तो हम कह सकते हैं कि किसी एक या एक से अधिक अकार्बनिक यौगिकों से उत्पादित अम्लों को, किसी एक या एक से अधिक, डेफिनेशन सुनने का ध्यान से, किसी एक या एक से अधिक अकार्बनिक यौगिकों से
उत्पादित अम्लों को क्या कहते हैं? खनिज अम्ल कहते हैं। ठीक है, खनिज अम्ल किसे कहेंगे बच्चों? खनिज अम्ल किसे कहेंगे? किसी एक या एक से अधिक अकार्बनिक यौगिकों से उत्पादित अम्लों को हम क्या कहते हैं? खनिज अम्ल कहते हैं। क्या कहेंगे? खनिज अम्ल। तो देखिए, वैसे डेफिनेशन जरूर नहीं पूछा जाए, लेकिन आप याद रखेंगे इसको, एक तरीके से आपको रखना है। ठीक है, तो किसी एक या एक से अधिक अकार्बनिक यौगिकों से उत्पादित अम्लों को क्या कहेंगे? हम खनिज अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? खनिज अम्ल कहते हैं। अब खनिज अम्लों के उदाहरण की अगर हम बात करें, तो जैसे अगर अपन यहाँ पर बात करें खनिज अम्लों में, तो हम कह सकते हैं कि जैसे सबसे पहला यहाँ पर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका सूत्र होता है बच्चों H2SO4। ठीक है, तो एक खनिज अम्ल है। दूसरा अगर हम बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सूत्र क्या होता है इसका? HCl होता है। क्या होता है? HCl। तीसरा ये अगर हम बात करें तो नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल, और इसका सूत्र होता है HNO3, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, HNO3। तो ये जो तीनों हैं, ये हम कह सकते हैं कि क्या है बच्चों? ये खनिज अम्ल है। क्या है ये? खनिज अम्ल। आपसे पूछा जाए कोई दो खनिज अम्लों के नाम बताइए, तो आप इनमें से कोई से भी दो दे सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात याद रखेंगे, जितने भी खनिज अम्ल हैं इनको हम कहते हैं परबल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? परबल अम्ल कहते हैं बच्चों। क्या कहेंगे इनको? परबल अम्ल कहेंगे। यानी जो खनिज अम्ल है इनको हम परबल अम्ल भी कहते हैं। यानी आपसे पूछा जाए कोई दो परबल अम्लों के नाम बताइए, ठीक है, तो आप इनमें से कोई से भी दो दे सकते हो, है ना। यानी इनको हम क्या कहेंगे? परबल अम्ल भी कहते हैं। अब परबल अम्ल कब पढ़ेंगे हम? परबल अम्ल क्या होता है सीरियस, है ना, कि मतलब इनको क्यों कहते हैं, तो ये जानकारी हम प्राप्त करेंगे जब हम पीएच स्केल आगे टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बस इतना याद रखिए कि इनको हम परबल अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। तो हमने कहा कि खनिज अम्ल किसे कहेंगे बच्चों? खनिज अम्ल किसे कहते हैं, तो वापस रिपीट कर देता हूं कि किसी एक या एक से अधिक अकार्बनिक यौगिकों से उत्पादित अम्लों को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं बच्चों खनिज अम्ल कहते हैं। और खनिज अम्लों के हमने उदाहरण बता दिए, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया। ठीक है, सूत्र क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का? H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl और नाइट्रिक अम्ल का HNO3 होता है बच्चों। ठीक है, आई होप अच्छी तरह से आपको समझ में आ चुका होगा। ओके, अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम चर्चा करते हैं। अभी तक हम किसके बारे में बात कर रहे थे? अम्लों के बारे में। ठीक है, कि अम्ल क्या होते हैं। ठीक है, अम्लों के बारे में हम डिस्कशन किया। अब हम बात करने वाले हैं सार के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सारक के बारे में। वैसे सार और सारक हम एक बात, जैसे वे सारक जो जल में घुलनशील होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सार कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसे। और इस चैप्टर में सारक का मतलब क्या है कि सार ही है, लेकिन कौन से सारक जो जल में घुलनशील है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सारक वर्ड यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? याद रखेंगे, सारक। ठीक है, तो सारक का मतलब क्या है? जल में घुलनशील। ठीक है, जल में घुलनशील, है ना। यानी कि जल में घुलनशील जो होते हैं वो सारक, उनको हम वे सारक जो जल में घुलनशील होते हैं सार कहलाते हैं। वे सार हम कह सकते हैं, वे सारक जो जल में घुलनशील होते हैं सार कहलाते हैं। ठीक है, वैसे सारक का मतलब सार ही है, इस चैप्टर में सारक का मतलब सार ही है। ठीक है, तो सारक क्या होते हैं बच्चों? तो हम कह सकते हैं यहाँ पर सारक को इंग्लिश में बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, BASE। ओके, तो सारक मतलब सारक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। ठीक है, तो इसको भी हम कुछ प्रॉपर्टीज के द्वारा यहाँ पर समझे। तो सारक जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं। सारक जो होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। सारक स्वाद में कैसे होंगे? कड़वे होते हैं बच्चों। ठीक है, सारक जो होंगे ये स्वाद में कैसे होंगे? कड़वे होंगे। तो भोजन का जो कड़वा स्वाद आया था वो कैसे आया, क्यों आया था? क्योंकि उसमें सारक उपस्थित होता है। ठीक है, तो यानी भोजन में जो सारक होंगे वो कैसे होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि जो सारक स्वाद में है वो कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। ठीक है, तो सारक स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाइन आपको याद रखनी है। दूसरी प्रॉपर्टीज अगर अपन बात करें तो जो सारक होते हैं ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। सारक जो होते हैं ये लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। देखिए, जो अम्ल थे वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहे थे, जबकि जो सारक है वो लाल लिटमस पत्र को क्या करते हैं? नीला करते हैं बच्चों। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो पहली प्रॉपर्टीज क्या होगी कि जो
सारक जो होता है इसका स्वाद कैसा होता है, कड़वे होते हैं। सारक स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। सारक जो है लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। ठीक है, और तीसरी प्रॉपर्टीज याद रखनी दोस्तों आपको कि जो सारक होते हैं, सारक जो होते हैं वो जलीय विलयन में आयनित होकर, सारक जलीय विलयन में आयनित होकर के हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। क्या देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन बोले तो हाइड्रोक्सिल आयन की अगर अपन बात करें तो हाइड्रोक्सिल, ठीक है, हाइड्रोक्सिल जो आयन होता है इसको हम लिखते हैं बच्चों OH माइनस आयन। ठीक है, OH माइनस। ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन का मतलब क्या हो गया, OH माइनस, यानी जो सारक होते हैं ये जलीय विलयन में क्या होंगे, आयनित होंगे और क्या देंगे, हाइड्रोक्सिल आयन देंगे। ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन देंगे। ठीक है, तो ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। अब सारक के हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, जैसे सारक की कुछ एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे कि बच्चों हम कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। दूसरा बोल देते हैं यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। KOH, ठीक है, KOH हो जाएगा। इसके बाद नंबर 3 पे हम कह सकते हैं कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH। ठीक है, NH4OH हो गया। इसके बाद और भी देखिए अपन तो यहाँ पर कह सकते हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस या क्वाइस जो भी बोलना है बोल दो। ठीक है, तो बच्चों ये सब क्या है, सार है। ये सब क्या है, सार है। ठीक है, ये सब क्या है, सार है। ओके, तो आपको समझ में आया होगा कि अम्ल क्या होता है और सार क्या होता है बच्चों। ठीक है, तो अच्छी तरह से आपको ये सारी जानकारी समझ में आ चुकी होगी। तो सारक के बारे में एक बार और समझा देते हैं कि जो सारक होते हैं ये क्या स्वाद में कड़वे होते हैं। सारक लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं। सारक जल में आयनित होकर के या घुल करके बच्चों हाइड्रोनियम आयन यानी OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है, और इस सारक के कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल है जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो अच्छी तरह से आपको क्लियर हो चुका होगा कि अम्ल क्या होगा और सारक क्या होगा। तो बच्चों आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।